नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपड़ो उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया था। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कई घोषणाएं भी की। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास और भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई थी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट मिलेगा। दिवंगत पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार की घोषणा दी जाएगी। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर प्रभावी कानून लाए जाएंगे। प्रदेश में राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना होगी। प्रदेश में पलायन रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की जाएगी। पौड़ी और अल्मोड़ा को रेल लाइन से जोड़ने की संभावना तलाशी जाएगी। इस मामले पर मुख्यमंत्री जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलेंगे। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को शारीरिक शिक्षा का विश्वविद्यालय बनाने की योजना जो है वो की जा रही है और इसी के साथ साथ 25,000 लोगों के लिए मकान बनाने की व्यवस्था करने की योजना है। भू कानून को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति भूमि के संरक्षण के साथ साथ रोजगार और निवेश आदि पहलुओं पर भी ध्यान देगी। तो पिछले साल शुरू हुए फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के संपन्न हो गया था, जो कि बेहद शानदार रहा। उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने इस शो का खिताब अपने नाम किया। शो की सेकंड रनरअप अरुणिता कांजी लाल रहीं। इसके अलावा सायली कांबले थर्ड रनरअप और चौथे नंबर पर मोहम्मद दानिश, जबकि 5वें नंबर पर निहाल तारो और छठे नंबर पर शन्मुखा प्रिया रही। बताते चले कि पवनदीप के विनर घोषित होने से उनके घर में जश्न का माहौल है। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद ने भी पवनदीप को शुभकामनाएं दी। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी के साथ ही एक चमचमाती कार और 25 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिले हैं। साथ ही बताते चले कि पवनदीप राजन कुमाऊं के रहने वाले हैं और उनका जन्म 1996 में चंपावत जिले के वलचौड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने चंपावत से ही अपनी पढ़ाई की थी। उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही उन्हें संगीत सिखाया। पवनदीप राजन को संगीत विरासत में मिली और उनके दादा स्वर्गीय रति राजन भी अपने समय के प्रसिद्ध गायक थे। उत्तराखंड सरकार की ओर से परमिशन मिलने के बाद सोमवार 16 अगस्त यानी कि आज से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। आज से कक्षा 6 से लेकर के 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, जिनके पास अभिभावकों का सहमति पत्र साथ में है, इन सब के बीच छात्रों की सुरक्षा का ध्यान खासतौर पर रखा जा रहा है। स्कूल के मुख्य गेट पर सैनिटाइजेशन के साथ थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि क्लासरूम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन कराया जा रहा है। शासन की ओर से पहले भी इन स्कूलों को 2 अगस्त से खोलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बाद में निर्णय लिया गया था कि 2 अगस्त के बजाय इन स्कूलों को 16 अगस्त से खोला जाएगा। विभाग ने 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोला था। अब सभी जूनियर हाई स्कूलों को खोला जा रहा है, लेकिन अभी भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुलेंगे। सरकार की तरफ से जारी एसओपी के अनुसार अगर बिना मास्क छात्र छात्राएं स्कूल पहुंच जाते हैं तो उनके लिए स्कूल को मास्क का इंतजाम करना होगा। स्कूल खुलने के दौरान सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा और स्कूलों के खुलने से पहले सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया गया। तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तीसरी बैठक में पुलिस ग्रेड पे की समस्या का समाधान निकाल सकती है। यह बैठक 16 अगस्त यानी कि आज सोमवार को विधानसभा में होगी। बताते चले कि अपर सचिव गृह अजहर सिंह ने शनिवार को ही बैठक नोटिस जारी कर दिया था। पुलिस ग्रेड पे के मामले पर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया था। उप समिति की अब तक 2 बैठकें कर चुकी है। इन दोनों बैठकों में ग्रेड पे के मसले को लेकर विचार विमर्श हुआ, लेकिन उप समिति किसी समाधान पर नहीं पहुंच सकी।
अब 16 अगस्त को उप समिति की बैठक है, जिसमें कोई ना कोई समाधान निकालने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने कहा कि 16 अगस्त की बैठक में उप समिति अपनी सिफारिशें फाइल कर देगी। वहीं अब उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को अन्य विभागों की तरह ही साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। साथ ही अगर परिवार में किसी की शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है, किसी पुलिसकर्मी ने अवकाश के लिए आवेदन किया है तो तत्काल उसे अवकाश मिल जाएगा। इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। तो राज्य की महत्वाकांक्षी घसियारी कल्याण योजना और 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्घाटन सितंबर में ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उद्घाटन पौड़ी गढ़वाल या अल्मोड़ा में से किसी एक स्थान पर किया जाएगा। बताते चले कि कार्यक्रम में 20,000 महिलाएं शामिल होंगी। शनिवार को विधानसभा में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में दोनों योजनाओं की लॉन्चिंग की तैयारियों के संबंध में निर्देश जारी कर दिया। तो वहीं अपर निबंधक आनंद शुक्ला ने बताया कि घसियारी योजना की लॉन्चिंग के लिए 20-20 किलो के 500 बैग बना दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 0% ब्याज पर किसानों को ऋण देने के लिए कार्यक्रम राज्य के 95 ब्लॉक मुख्यालयों में और 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिला सहायक निबंधकों को राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की ओर से जिलों में चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की है। तो आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली के मुद्दे पर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस को सार्वजनिक मंच पर बहस करने की चुनौती दी। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि दोनों ही दल मुफ्त बिजली देने पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप दोनों दलों को बताएगी कि प्रदेश के हर परिवार को कैसे 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। कोठियाल ने जारी बयान में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से प्रदेश के हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रतिमाह देने की बात कही है, तब से भाजपा और कांग्रेस में खलबली मच गई है। दोनों ही दल प्रदेश के लोगों को उनका हक देने के पक्ष में जुट गए हैं। मुफ्त बिजली को लेकर दोनों दलों का स्टैंड साफ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस को मुफ्त बिजली के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। दोनों दल सार्वजनिक मंच पर आकर फ्री बिजली देने की योजना को जनता के सामने रखे, जबकि आप भी यह बताएगी कि सत्ता में आने के पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त कैसे दी जाएगी। आपने पूरी योजना बनाकर ही फ्री बिजली का ऐलान किया। अल्मोड़ा में सल्ट के मरचूला क्षेत्र में शुक्रवार शाम अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई है। मलबा आने से मरचूला, रामनगर, पौड़ी, गौलीखाल, मोहान मछोड़ मार्ग 19 घंटे तक अवरुद्ध रहा। करीब आधा दर्जन गांवों की पेयजल योजना ध्वस्त हो चुकी है। मकानों के आंगन टूट चुके हैं, तो कहीं पेयजल लाइनें ध्वस्त हो गई हैं और पैदल रास्ते भी टूटने वाले हैं। आपको बताते चले, मरचूला और साकर में 2 दुकानों में मलबा घुसने से सारा सामान नष्ट हो गया है। प्रशासन इन मार्गों में 19 घंटे बाद शनिवार दिन में यातायात बहाल कर सकता है। इस बीच तहसील क्षेत्र के झड़गांव, मरचूला, साकर, चिमटा खाल, हरड़ा जैसे स्थानों पर रात शुक्रवार शाम 5 बजे से 10 बजे तक काफी अधिक बारिश हुई है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और ऊपरी क्षेत्रों से गधेरों में काफी मात्रा में मलबा बहकर आ गया है। तो वहीं लोग इस घटना को बादल फटना बताने लगे हैं। मलबे में रामनगर, मरचूला, डोटियाल मार्ग, झड़गांव, मरचूला, साकर में मरचूला, पौड़ी NH पर मरचूला में, मरचूला गौलीखान मार्ग में, मरचूला के पास मोहान मछोड़ और मार्ग में हरड़ा भौनखाल के पास काफ़ी मात्रा में मलबा आ गया है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
आने वाले समय में चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के डंपिंग जोन यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बेहतर जरिया बनकर सामने आने की संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में सरकार ने डंपिंग जोन को विकसित करने की कवायदें शुरू कर दी। चिन्हित डंपिंग जोन में पर्यटन के लिहाज से विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाई जाएंगी, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्ट हाउस, पार्क, बागवानी, व्यू पॉइंट जैसी तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे सैकड़ों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। बताते चले कि चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की परिकल्पना के साथ ही डंपिंग जोन से विकसित होने वाली भूमि के सहयोग की योजना पर काम किया जा रहा है। तो वहीं कुल 889 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना में 350 डंपिंग जोन विकसित किए गए, जिनमें से फिलहाल 54 डंपिंग जोन को योजना विकसित करने के लिए उपयुक्त पाया गया है। साथ ही इन डंपिंग जोन से 95,244 वर्ग मीटर भूमि विकसित हुई है और यह 54 डंपिंग जोन पर है जो पूरी तरीके से विकसित है, यानी इनका लेवल जो है सड़क तक पूरा हो चुका है। इसके अलावा दूसरे डंपिंग जोन के पूरी तरीके से विकसित हो जाने के बाद सैकड़ों बीघा अतिरिक्त भूमि और मिल जाएगी, जिस पर दूसरी पर्यटन योजनाएं बनाने का काम बाद में किया जाएगा। शनिवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबी चर्चा की। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया है। उन्होंने नोटिस कोर्ट में समर्पण करने के मीडिया में दिए गए बयान को लेकर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने फेसबुक पर भी ये जानकारी साझा कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपने वकील के माध्यम से भेजे नोटिस में उन्होंने कहा, आप न्यायाधीश नहीं और आपको किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने और आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है। जिस तरीके से आप और आपकी पार्टी के सदस्य अपने बयान अखबारों में प्रकाशित करते रहते हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप और आपकी पार्टी के सदस्य मीडिया ट्रायल की रणनीति का सहारा लेकर मुकदमे से पहले ही उनके मुवक्किल को दोषी मान रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों पर आपके कहने पर आंदोलन और समाचार पत्रों में बयान प्रकाशित हुए। नोटिस में उन्होंने लिखा है कि उनकी पत्नी कैबिनेट मंत्री हैं। आपके झूठे बयान से आप उनकी और उनकी पत्नी की छवि खराब कर रहे हैं। प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत में दोष साबित सिद्ध नहीं हो जाता। किसी को भी अपने मामले में पूर्ण निर्णय या पूर्वाग्रह के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रदेश में रविवार को 16 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 31 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं 380 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। रविवार को भी किसी मरीज की मौत नहीं हुई। ताज़ा आंकड़ों की माने तो 6 जिलों में 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। चंपावत, हरिद्वार, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक, बागेश्वर में 4 और देहरादून जिले में 8 संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब सूबे में एक्टिव केस की संख्या 380 रह गई और रिकवरी रेट 95.97% रह गया। इसके अलावा बागेश्वर में 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 जिलों चंपावत, हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर में एक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 7 जिलों अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कोरोना का कोई नया मामला सामने फिलहाल के लिए नहीं आया है। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 3,42,588 मामले हो चुके हैं। इनमें से 3,28,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल आपको बताते चले प्रदेश में कोरोना के 380 सक्रिय मामले हैं। वहीं 7,370 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ के कांस्टेबल राजेंद्र नाथ ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह कर देश का नाम रोशन कर दिखाया है। एसडीआरएफ ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाले राजेंद्र नाथ राज्य के पहले पुलिसकर्मी बने हैं। राजेंद्र नाथ ने 12 अगस्त को बहुत खराब मौसम में यूरोपीय महाद्वीप स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह करके इतिहास रच डाला। 360 एक्सप्लोरर महाराष्ट्र द्वारा 9 अगस्त से 17 अगस्त 2021 तक माउंट एल्ब्रुस पर एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर माउंट एल्ब्रुस पर आरोहण कर भारतीय ध्वज फहराना था। आपको बताते चलें कि 13, 14 और 15 अगस्त को खराब मौसम की चेतावनी के चलते टीम ने बड़ा साहस दिखाते हुए 12 अगस्त को ही एल्ब्रुस को फतह कर वहां तिरंगा फहरा दिया था। साल 2001 से पुलिस में सेवा दे रहे आरक्षी राजेंद्र नाथ पूर्व में भी एक कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं, जिसमें वे उत्तराखंड के प्रथम पुलिसकर्मी बने हैं जिन्होंने माउंट त्रिशूल का सफलतापूर्वक आरोहण किया था। साथ ही आपको बताते चले कि माउंट त्रिशूल को पर्वतारोहियों द्वारा प्री एवरेस्ट के रूप में देखा जाता है।